नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एजेंडा में आज फिर बात नोएडा की निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल की। दुर्गा के निलंबन पर बवाल बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अब दुर्गा को क्लीन चिट देने वाले डीएम के खिलाफ भी बयान देने लगे हैं। मामला अफसरशाही बनाम लोकशाही बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि विरोधी पार्टियां दुर्गा के पक्ष में अब लामबंद हो गई हैं। आप पार्टी ने तो दुर्गा के पक्ष में प्रदर्शन तक कर डाला। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आज दुर्गा के पक्ष में खड़े राजनीतिक दल क्या खुद दुर्गा को बर्दाश्त करेंगे? जिलाधिकारी नोएडा ने समय से रिपोर्ट नहीं दी और जो रिपोर्ट दी वो गलत थी। मुख्यमंत्री जी के एक्शन के बाद जो रिपोर्ट जिलाधिकारी ने दी उसे सार्वजनिक कर दिया गया, उसे लीक कर दिया गया और ये एक्शन जिलाधिकारी का जो उनके सर्विस कोड कंडक्ट है उसके बहुत खिलाफ है। इसीलिए हमने कल विदिशा से कहा था कि जिलाधिकारी का भी तुरंत निलंबन होना चाहिए। डीएम ने तो उसको भेजा ही है, तो डीएम उसको कैसे गलत मानेगा? एलआईयू की रिपोर्ट आप लोग एलआईयू की रिपोर्ट कुछ नहीं मानेंगे, आप डीआईएमओ की सब रिपोर्ट मांगे। क्या डीएम को इस एक्ट से पहले सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था? ये हरदम प्रक्रिया रही है कि जहां पे सेंसिटिव मैटर होते हैं वहां जिलाधिकारी सीधे मुख्यमंत्री से बात कर लेते हैं, थ्रू कमिश्नर सरकार से बात कर लेते हैं, तब कोई डिसीजन। जब कोई लड़ाई छिड़ती है तो हर आदमी अपने बचाव में आ जाता है। हो सकता है डीएम साहब भी अपना बचाव कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इन जिम्मेदार नेताओं के रुख से साफ है कि वो आईएएस अफसरों के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट देने के बाद अब नोएडा के डीएम की भी बनाई है। मामला गरमाया है तो नई बनी आप पार्टी को भी मुद्दा हाथ लग गया है। पार्टी ने बाकायदा दुर्गा के समर्थन में प्रदर्शन तक कर डाला। कांग्रेस का रुख बहुत साफ नहीं, मगर बीजेपी और बीएसपी खासे हमलावर हैं। ऐसी सरकार है जो सरकार की राजा को राज और दुर्गा पर गाज। वो माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ दुर्गा शक्ति नागपाल ने जो कड़ी कार्रवाई की थी, उसी बदले की भावना से श्री नरेंद्र भाटी ने सरकार पर दबाव बना करके यह निलंबन करवाने का काम किया है। दुर्गा के निलंबन का मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि वो दुर्गा के निलंबन में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने अखिलेश सरकार के फैसले में दखल से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने निलंबन वापसी का फैसला केंद्र और राज्य सरकार पर छोड़ दिया है, लेकिन दुर्गा की कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट के साथ साथ अवैध खनन पर केंद्र और राज्य से जवाब जरूर मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, पार्टियां ईमानदार अफसरों को बर्दाश्त क्यों नहीं करती? क्या ईमानदार अफसर नेताओं की राह का रोड़ा हैं? क्या बाकी पार्टियां दुर्गा नागपाल को बर्दाश्त करेंगी? क्या माफिया के इशारे पर होते हैं अफसरों के तबादले और निलंबन? और 5वां और आखिरी सवाल, आखिर खनन माफिया हर राज्य में इतना ताकतवर क्यों है? अब जाहिर है अफसर हो, नेता हो, माफिया के रिश्तों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, ईमानदार अफसरों को मिले संरक्षण। और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण बेदी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुकी हैं। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हैं मेरे साथ लखनऊ से। सपा के रविदास मेहरोत्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है मेरे साथ, और मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, दरअसल इनका ताल्लुक यूपी से ज्यादा है, वो क्योंकि आज मुंबई में है तो हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। लेकिन मेहरोत्रा साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर, क्या आप आज भी कहेंगे कि जो आपकी सरकार ने फैसला लिया वो सही था? देखिए, एक बात स्पष्ट करनी है कि दुर्गा नागपाल एक ईमानदार अधिकारी है। दूसरी बात यह स्पष्ट करनी है कि उन्होंने जो खनन माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी, जो अवैध खनन का काम कर रहे थे उन पर कार्रवाई करी। इन दोनों कारणों के कारण उनका निलंबन नहीं हुआ है। उन्होंने जो खनन माफिया है, तीसरी बात यह है कि जो गांव में मस्जिद की दीवार थी, उस मस्जिद को दीवार को गिराने के
जो है उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि उस डीएम तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। डीएम की रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिली है। देखिए, डीएम ने ही उनको भेजा वहां पर, और डीएम ने जो रिपोर्ट सरकार ने मंगाई थी उस रिपोर्ट को डीएम ने लीक कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। लीक किया हो ना किया हो, क्लीन चिट दी है, वो ज्यादा जरूरी है। देखिए, डीएम ने ही उनको भेजा बराबर, और डीएम के कहने से ही दुर्गा नागपाल ने वहां पर दीवार गिराने का काम किया होगा, तो डीएम उनको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। डीएम ने दुर्गा नागपाल को आदेश किए, तो निश्चित रूप से दुर्गा नागपाल ने उस पर कार्रवाई करी और मस्जिद गिरा दी। मस्जिद की दीवार गिरने से, मस्जिद की दीवार आप कह रहे हैं दुर्गा नागपाल ने गिरवाई, समाप्त न थी जी। तीसरी बात यह है, देखिए एक बात स्पष्ट कर दें कि खनन माफियाओं के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और वो एक ईमानदार अधिकारी हैं, इसमें धंधे नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, इलाके के नेता हैं नरेंद्र भाटी, और हमने बाकायदा आज पूरे दिन हम उनका वो बयान सुनवा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन टेप है। वो कहते हैं कि मैंने 41 मिनट में निलंबन करवा दिया दुर्गा नागपाल का। देखिए, नरेंद्र भाटी ने ये बात कही है, ये बात आपकी सही है, लेकिन नरेंद्र भाटी के कहने से निलंबन नहीं हुआ है। और इस बात आप किस बिना पर कह रहे हैं कि हाई मेहरोत्रा साहब, आप किस बिना पर कह रहे हैं? वो ताल ठोक रहे हैं लोगों के बीच, कह रहे हैं नहीं, वो सही है, वो जो आप बात कह रहे हैं वो सही है, उन्होंने कहा है। लेकिन जब वहां जनता के लोगों ने ये कहा कि दुर्गा नागपाल ने मस्जिद की दीवार गिरा दी, एलआईयू की रिपोर्ट आई, एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर डीएम की रिपोर्ट को सच क्यों न माने? नहीं, तो एलआईयू की रिपोर्ट जो आई है, डीएम की रिपोर्ट को सच क्यों न माने रविदास जी? इसलिए कि डीएम जो हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों करेंगे? डीएम क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि डीएम की भी गलती है। दुर्गा एसडीएम ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी और बिना सरकार से जानकारी बात की। वो अवैध निर्माण था, प्रदेश सरकार के, वो अवैध निर्माण था, ये बात मानेंगे? अगर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो धार्मिक स्थल हैं, तमाम धार्मिक स्थल हैं जिनका निर्माण आप अवैध कह सकते हैं, लेकिन क्या ये निर्माण अवैध था? से क्या ये अवैध निर्माण था? देखिए, एक बात स्पष्ट करें कि जमीन थी ग्राम समाज की, ग्राम समाज की जमीन के ऊपर अगर मस्जिद बन जाती है तो उसमें खराब बात क्या है? एक बात। दूसरी बात यह है, सरकारी जमीन पर यानी कि अवैध कब्जे में कोई खराब बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ग्राम समाज की जमीन है, और अगर जनता के उपयोग के लिए अगर मस्जिद बनती है और इस मस्जिद की नींव रखवाते हैं इलाके के नेता, आप ही के नेता नरेंद्र भाटी 5 जून को अनुदान देते हैं 51,000 का। देखिए, हमको स्पष्ट ये करना है कि तमाम धार्मिक स्थल जो हैं वो बने हुए हैं सगाई लैंड के ऊपर। क्या आप ये सोचते हैं कि उन धार्मिक स्थलों को अगर गिराया जाएगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उनको अगर गिराएंगे तो प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाएगा और सद्भाव मतलब गलती पर गलती चलती रहे। आप ये कह रहे हैं गलती पर गलती चलती रहे, सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश क्यों ना दे दे, उसकी भी अवहेलना की जाए, और आपके नेता करेंगे बाकायदा 5 जून को नींव रखेंगे उस मस्जिद की, 51,000 रुपए का चंदा भी देंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट करनी है कि धार्मिक स्थल जो बनते हैं वो लोगों के पूजा करने का स्थान है। अगर उसमें कोई गलती हुई है तो उसके लिए वहां के डीएम सरकार से बात करते, मुख्यमंत्री से बात करते, पंचायतों से बात करते, अधिकारियों से मुख्यमंत्री से तो आपके नेता बात कर रहे हैं, लगता है वो तो कह रहे हैं 41 मिनट में निलंबन करा दिया। मुख्यमंत्री की तो शायद टेलीफोन लाइन आपके नेताओं के लिए ही खुलती है। ये ऐसी बात नहीं है, अधिकारी भी अगर चाहते, डीएम चाहते तो बात करते हैं मुख्यमंत्री से। इतनी जल्दी क्या थी कि दीवार गिराने की? निलंबन की इतनी जल्दी क्या गिराने से सांप्रदायिक इसलिए जल्दी थी कि अगर निलंबन नहीं किया होता तो अगले दिन पूरे इलाके के अंदर तबाह हो गया होता। हमारी टीम मेहरोत्रा साहब, हमने 2 दिन तक लगातार अपने रिपोर्टर्स वहां पर भेजे। सारे गांव वाले, कादलपुर के सभी गांव वाले कह रहे हैं कोई सांप्रदायिक उन्माद, तनाव की स्थिति नहीं थी, वहां आराम से लोग रह रहे थे। वो यहां तक कह रहे हैं कि दीवार एसडीएम ने नहीं गिराई, वो दीवार हमने खुद गिराई, उनके कहने पर कि यह अवैध निर्माण है। देखिए, एक बात स्पष्ट करें कि अगर वो दीवार गिरी तो दीवार गिरने के बाद जब लोगों ने ऊपर कार्रवाई हो गई तो मामला शांत हो गया।
इसलिए आपकी जब टीम गई वहां पर, मौके पर गई, तब तक मामला शांत हो चुका था। ये आपकी बात सही है, हम आपकी बात सहमत हैं कि जब आपकी टीम वहां पर गई उस वक्त जो है वहां पर शांति कायम हो चुकी थी। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई होती तो तनाव फैलने की संभावना थी। और एक बात और स्पष्ट करनी है, उस पर जांच हो रही है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 19 अगस्त को सारे जो उन्होंने कार्रवाई करी है, जो खनन माफिया, जो अवैध खनन का काम हुआ है, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने 19 तारीख को सारे कागज मंगा लिए हैं, उस पर जांच होगी। जांच होगी, जांच का भरोसा दे रहे हैं, बात वैसे गले पर उतर नहीं रही है। सुधांशु मित्तल साहब, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लगातार उंगली उठा रहे हैं। आज तक किसी ने गलती करके माना है कि हमने गलती करी है? अब इस पूरे, अभी मल्होत्रा जी ने बड़ा इसका व्याख्या करी कि भाई क्या हुआ। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। बड़े उससे जोर शोर से बोला गया है कि 70 एफआईआर फाइल हुई और 100 डंपर जो हैं आज तक जब्त करे गए हैं पुलिस द्वारा, जो कि अवैध खनन में इन्वॉल्व थे और उनको नहीं छोड़ा गया। अरे यही तो कारण है। ये 70 एफआईआर जो है दुर्गा देवी ने करवाई थी। और आगे मैं बताता हूं आपको, एक बात अभी पिछले महीने एक मिनट में बात का उत्तर ले लीजिए, मैं पहले खत्म कर लूं, इसका उत्तर ले लीजिए, उसके बाद आपको बोलते रहिएगा ना। आप जो बोले थे मैं बीच में नहीं बोला। देखिए, नहीं मल्होत्रा जी, ये तरीका नहीं है। जब आप बोले थे मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद जो आपको बोला बोलते रहिएगा। आगे चलिए। पिछले महीने नरेंद्र भाटी जी के क्लोज सहयोगी हैं, उनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर करवाई। ठीक है, आज बात हो रही है कि भाई सांप्रदायिक माहौल और तनाव की वजह से इनको निलंबन करा गया। अरे जहां 13 सांप्रदायिक दंगे हुए, आज तक एक अफसर को इन्होंने निलंबित करा था क्या? कोई एक डीएम करा क्या? कोई एक आईएएस अफसर करा क्या? दंगों में तो करा नहीं, दंगे की आशंका में जरूर कर दिया। क्या है कि झूठ और झूठ के ऊपर झूठ बोलो, इस तरह जनता गुमराह नहीं होने वाली है। फिर देखिए क्या कर रहे हैं। किस्सा है अवैध खनन का और अवैध निर्माण का, बोल रहे हैं, और उसका सांप्रदायिक फिर सांप्रदायिक चला पहना रहे हैं उसको। झूठ आप बोल रहे हैं कि खनन माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उस पर मल्होत्रा जी, ये कोई तरीका नहीं होता, ये तहजीब नहीं है। आप कोई बात करिए, कोई चर्चा की तहजीब नहीं है। मैं ठीक है, आप कहिए ना उसके बाद, आप उसके बाद कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। पहले मुझे अपनी बात करिए मल्होत्रा जी। ये कोई सभ्यता का तकाजा नहीं है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभ्यता से पेश आएंगे। आप जो कह रहे हैं आप अपनी बात कहिए, आप जो कह रहे हैं वो सही है, आप ये झूठ बोल रहे हैं। सुधांशु जी मेहरोत्रा साहब, एक की बात सुनेंगे तो शायद ये चर्चा कहीं किसी मुकम्मल अंजाम तक पहुंच पाएगी। जी अच्छा, आप सुनिए। देखिए, मुझको मैंने आपसे स्पष्ट किया कि खनन माफियाओं और फिर ये सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं। इनका क्या हो गया है? सांप्रदायिक। आप सुधांशु मित्तल साहब ये कह रहे हैं कि रेत माफिया पर जो कड़ी कार्रवाई की दुर्गा शक्ति नागपाल ने, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन डॉक्टर किरण बेदी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि यहां पर अब बाकी राजनीतिक दल भी मुखर होने लगे हैं, लेकिन उनके राज्यों में, उनकी सरकारों में भी नौकरशाहों को इसी तरह दबाया जाता है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या आज 65 साल के आजाद भारत में, हम कहने को स्टील फ्रेम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाह को, दरअसल क्या ईमानदार अफसर कबूल नहीं है राजनीतिक पार्टियों को? वो कोई भी हो, सत्ता में आती हैं, अफसर उन्हें कबूल नहीं होते अगर वो ईमानदार हो, रीढ़ की हड्डी वाला हो तो। अब पॉलिटिशियन को, करप्ट पॉलिटिशियन को, ईमानदार पॉलिटिशियन को तो ईमानदार अफसर चाहिए, उनको थिंकिंग इंटेलिजेंट ऑफिसर चाहिए। लेकिन बेईमान पॉलिटिशियन को या स्वार्थी पॉलिटिशियन को तो उसको स्वार्थी ऑफिसर चाहिए, ताकि उसको इस्तेमाल कर सके और एक इस्तेमाल का एक रिश्ता बन जाए, वो उसको इस्तेमाल करे, वो एक दूसरे को इस्तेमाल करें। ये होता गया, ये बढ़ती गई ये जनसंख्या, ये इस्तेमाल का एक यूजिंग रिलेशनशिप बढ़ता गया। और मैंने ये समझा ये एक बीमारी फैल गई हमारे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में, जहां एक यूजर रिलेशनशिप हो गया, जिसकी वजह से आज इतनी जबरदस्त करप्शन हुई। आप क्या सोचते हैं कोलगेट बिना ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट से हो सकता है? बिल्कुल नहीं।
फॉर्डर स्कैम बिना ऑफिसर्स की सपोर्ट के बिना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मधु कोड़ा जैसा चीफ मिनिस्टर 4000 करोड़ लेके खा जाए, हजम कर जाए, हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 2G स्कैम बिना ब्यूरोक्रेट सपोर्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी कि ये दोनों दो तरफा है, ये दो तरफा ट्रैफिक है। बहादुरी और ईमानदारी, जहां ईमानदारी और बहादुरी होगी वो तो एक करप्ट पॉलिटिशियन के लिए जहर होगी, वो तो जहर होगी, क्योंकि वो पैसा कहां से कमाएगा, वोटर को कैसे खरीदेगा, गुमराह कैसे करेगा, मनमर्जी कैसे करेगा। इसलिए एक करप्ट पॉलिटिशियन को एक घटिया अफसर, कमजोर अफसर चाहिए, लेकिन एक अच्छे पॉलिटिशियन को अच्छा अफसर चाहिए। तो जब हम देखते हैं डेवलपमेंट होती है, विस्तार होता है, इसका मतलब दोनों का रिश्ता ठीक है। और डॉक्टर बेदी, गरीबी बढ़ती है, अनपढ़ता बढ़ती है, करप्शन फैलती है, तब आप देखते हैं एक घटिया रिलेशनशिप बनता है। डॉक्टर बेदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, नौकरशाही के बारे में। एक वेबलन साहब होते थे, थिंकर थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ट्रेन्ड इन कैपेसिटी का। मुझे जरा यह समझाइए कि सबसे लायक, सबसे काबिल लोग वो नौकरशाह बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। क्या यह सिस्टम, हमारी व्यवस्था उन्हें ट्रेन कर देती है, उन्हें मजबूर कर देती है इनकेपेबल होने के लिए, भ्रष्ट होने के लिए? नौकरशाह साष्टांग होने लगते हैं नेताओं के सामने। ये लालच आ जाता है और एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। ये सबसे ज्यादा सिक्योर सर्विसेज, हमारी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज सिक्योर सर्विसेज है। जब तक 60 इयर्स तक नहीं होते, अगर इनका रिकॉर्ड ठीक है, इनको कोई भी हटा नहीं सकता, ये सर्विस में रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हमारी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज सिलेक्ट होते हैं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए होते हैं, इनके नंबर होते हैं, लेकिन इनमें ईमानदारी कितनी है, इनमें बहादुरी कितनी, दुर्गा जैसी, वो टेस्ट नहीं होती, वो समय से बताते हैं। जैसे समय से दुर्गा का पता चला ये बहादुर भी है और ईमानदार भी है, लेकिन तो उसको इनकेपेबल बनाने की प्रक्रिया है क्या ये, कि पहले ही डंडा चला दो, ये कहीं हमारे लिए मुश्किल ना पैदा कर दे आने वाले सालों में? क्या ये कोशिश है डॉक्टर बेदी? मैंने देखा है दोनों एक दूसरे को फंसाते हैं। कहीं पॉलिटिशियन आईएएस वाले को फंसाता है और या कहीं आईएएस वाला पॉलिटिशियन को फंसाता है, जिसकी वजह से गरीब आदमी पिसता है, वो गरीब रहता है और अनपढ़ रहता है, सड़कें टूटी रहती हैं, अस्पताल नहीं बनते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं खुलते हैं, क्योंकि दोनों की साठगांठ हो जाती है। शरद प्रधान, क्या यह कोशिश भी है कि एक दबंग ऑफिसर है, यंग है, अभी ताजा 2009 में सर्विस ज्वाइन की थी दुर्गा ने, कि पहले से ही राजनीतिक जो आका है वो देख लेते हैं कि ये कहीं दिक्कत ना पैदा कर दे तो डंडा चलाओ, सिस्टम उसको इनकेपेबल बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या यहां पर यह भी होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, ये सरासर, और ये सिर्फ मुलायम सिंह सरकार नहीं, हर सरकार यूपी में यही करती रही है। जब भी कोई ईमानदार अफसर इन्हें दिखता है, उसके ऊपर ये ऐसे हावी होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इनकी लिस्ट में, इनके एजेंडा में सिर्फ बेईमान आदमी ही एक्सेप्टेबल है। और ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, हरियाणा में भी अगर आप देखें, अशोक खेमका 22 साल की सर्विस है, 44 बार उनका ट्रांसफर हो गया है 22 साल में, 44 बार। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यूपी के क्लासिक एग्जाम्पल्स बता रहा हूं कि यही मुलायम सिंह यादव ने पिछली टाइम पे 2 ऐसे अफसरों को चीफ सेक्रेटरी बनाया जो कि आईएएस एसोसिएशन द्वारा इलेक्ट किए गए थे बाकायदा बैलेट से एज द मोस्ट करप्ट आईएएस ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। उन दोनों को, अखंड प्रताप सिंह और नीरा यादव, दोनों को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल, इत्तेफाक से मैंने ही पीआईएल्स करी थी दोनों, और दोनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकाले गए और दोनों जेल भी गए। और लेकिन करप्शन ये हालत है, और ये आज भी इन्होंने यही किया है कि 2 ऐसे भ्रष्ट अफसरों नहीं, सब पर मुलायम की बात नहीं, उत्तर प्रदेश में हमने ये भी देखा है कि सबसे बड़ा अफसर उस शख्स को, अब वो रहे नहीं, उस शख्स को बना दिया जाता है जो दरअसल आईएएस भी नहीं था। ये मायावती के राज में हुआ शरद जी, मायावती के राज। मैं वही तो बता रहा हूं आपको, जो सरकारें आई हैं, चाहे कांग्रेस, चाहे मायावती, चाहे मुलायम, चाहे बीजेपी, हर एक सरकार को दुर्गा शक्ति नागपाल जैसा अफसर बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं ऐसा अफसर जो इनके चरण छुए, जो गलत काम में इनका साथ दे, जो इनकी नाजायज दौलत बनवाने में इनकी मदद करे, क्योंकि मेजॉरिटी इन लोगों को दिमाग में पहला एजेंडा यही है। तो नतीजा क्या हो गया है कि आज अफसर अलाइन हो गए, और ये ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि जब ये ब्यूरोक्रेट, हर आदमी ये सोचता है कि ये हमारा आदमी, जो हमारे लिए गलत काम करे वो हमारा आदमी है। मैंने देखा है मुख्यमंत्री को कहते हुए, एक मुख्यमंत्री मुझसे खुद बोले कि जब वो बेईमान अफसर हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो मुझसे बोलते हैं कि देखिए अब ईमानदार अफसर बना दिया गया, मैंने मुख्य सचिव बना दिया ईमानदार अफसर, अब आप खुश हैं? बताइए।
मैंने कहा था मेरे खुश होने से क्या फर्क पड़ता है, ईमानदार अफसर आपके लिए और प्रदेश के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। संजय सिंह जो बात शरद प्रधान कह रहे हैं, संजय सिंह जो बात शरद प्रधान जी कह रहे हैं, ये मेरा आदमी तेरा आदमी सिंड्रोम भी चलता है क्या? कि मेरा आदमी, मेरा मतलब ये मेरा आदमी है, माता पिता सिंड्रोम जिसे कहते हैं, कि मेरा आदमी तेरा आदमी, या ये दिक्कत पैदा करने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार आती है वो सरकार अपने चहेतों को अपने करीब रखती है और प्रमुख पदों पे, मजबूत जगहों पे उनको रखती है और उनके अपनी कठपुतली की तरह उनसे काम करवाती है। अब जो अधिकारी उनकी कठपुतली बन के काम नहीं करता है वो सरकार के आंख की किरकिरी बन जाता है और उसको दुर्गा नागपाल की तरह सस्पेंड होना पड़ता है। मैं 2-3 पॉइंट आपके सामने उठाना चाहूंगा संदीप जी। आपके चैनल ने कल जो नरेंद्र भाटी का वीडियो दिखाया, उसके बाद अगर कुछ बचता है इस सरकार के पास तो बेशर्मी और निर्लज्जता के अलावा कुछ नहीं बचता, कि उसके बाद भी सरकार बेशर्मी से इन बातों को डिफेंड कर रही है कि हमने जो सस्पेंशन किया वो गलत किया। अब आप देखिए, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमने सांप्रदायिक तनाव फैला, इसके कारण दुर्गा नागपाल का सस्पेंशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वहां पर गांव के लोगों का आपने इंटरव्यू दिखाया है कि हमने दीवार खुद से अपने आप से गिराई, इस दीवार को बनाने के लिए गांव के हिंदू मुसलमान दोनों ने चंदा दिया, यानी यहां पर कोई सांप्रदायिक तनाव की स्थिति नहीं थी। एक कंकड़ नहीं चला, एक ईंट नहीं चला। लोगों से खुद यह कहा गया कि भाई सरकारी जमीन पे आपने अवैध दीवार बना ली है, आप गिरा दीजिए। लोगों ने गिरा लिया। फिर सांप्रदायिक तनाव फैलने की बात कहां आती है? रात में 1:27 पे कौन सा सपना प्रशासन के अधिकारियों को आया कि उनका सस्पेंशन कर दिया जाता है, जबकि डीएम की रिपोर्ट तो बाद में गई। बिल्कुल, डीएम की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि दुर्गा नागपाल ने वो दीवार गिराई नहीं, तो एलआईयू की रिपोर्ट भी बाद में गई। तो रातों रात आपको कहां से पता चल गया कि सांप्रदायिक तनाव हुआ, जबकि ना तो एक कंकड़ चला, ना वहां किसी दो समुदाय के बीच में झगड़ा हुआ। बात बिल्कुल सही नरेंद्र भाटी कह रहे थे कि 41 मिनट में हमने ट्रांसफर करा दिया और वो ट्रांसफर सस्पेंशन करा दिया। और सस्पेंशन इसलिए हुआ कि उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से लगातार मुहिम छेड़ रखी थी। जो भी इस देश के अंदर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा उसका हस्र या तो नरेंद्र सिंह जैसे शहीद जो ट्रैक्टर से कुचल दिए गए मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा, दुर्गा नागपाल का सस्पेंशन हो जाता है। इसी तरीके की हालत की जाएगी, क्योंकि अवैध खनन का धंधा बगैर सरकार के संरक्षण के नहीं चल सकता। इसमें सुधांशु मित्तल जी और शरद प्रधान आप दोनों उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मेहरोत्रा साहब आप जवाब देंगे। सरकार को कौन सा दिव्य स्वप्न आ गया था कि रातों रात की बात, आधी रात में सस्पेंशन के ऑर्डर जारी कर दिए गए? देखिए, ऐसा है कि सरकार के पास जिन लोगों ने बताया कि वहां पर दीवार बसी गिरा दी गई है और वहां पर तनाव पैदा हो सकता है वो बात सच हो सकता गलत हो, लेकिन जब जानकारी मिली नहीं, आप जानबूझकर तो तनाव नहीं पैदा करवा रहे हैं। तनाव तो था नहीं वहां पर, जानबूझकर आप सांप्रदायिक तनाव जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या उसके लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मस्जिद की दीवार गिरा दी गई तो तनाव पैदा होने की संभावना थी। एक भी सस्पेंशन नहीं हुआ है। जी मेहरोत्रा साहब जारी रखिए। आप सुनिए, जब जहां दंगे हुए हैं उन दंगों में जो भी अधिकारी दोषी पाया गया है उन पर कार्रवाई हुई है, और झूठ आंकड़े पेश करने का काम होता है कि दंगे बत्ती हो गए। हम लोग ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक दबाव कायम रहे, भाई भाई नहीं, रातों रात कैसे पता लग गया आपको? डीएम की रिपोर्ट नहीं पहुंची, एलआईयू की रिपोर्ट पहुंच रही थी, उससे पहले सस्पेंशन हो जाता है। देखिए, जो वहां के लोग थे उन लोगों ने जब मुख्यमंत्री जी को बताया तो नहीं, लोग थे कि नरेंद्र भाटी थे? अब आप मुद्दे पर आ रहे हैं मेहरोत्रा साहब। वो लोग नहीं थे, वो दरअसल नरेंद्र भाटी थे ना। फोन किया कि भैया ये अब फंस गई, इसने बड़ा हमें परेशान किया, रेत माफिया में पता नहीं कितने लोगों को जेल में डाल दिया और कितने डंपर इन्होंने सीज कर लिए, तो अब निकालो, अब मौका मिल गया, निकालो। क्या ये खेल हुआ? देखिए, अगर जो है डंपर सीज करे गए या अवैध खनन रोकने का काम हुआ, अगर इस पर निकालना होता तो उनका आराम से उस कार्रवाई ट्रांसफर कर दिया होता। नहीं, आप कह रहे थे लोगों ने फोन किया, मैं पूछ रहा हूं लोग नहीं, क्या नरेंद्र भाटी ने फोन किया था? ये बात बताइए मुझे। वहां तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को फोन किया और ये कहा कि ये दीवार गिराने से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। उसकी जांच करने की जरूरत महसूस नहीं हुई?
जांच करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने लोगों से जानकारी करी, जब जानकारी करी तो मालूम हुआ कि दीवार गिरा दी गई है। क्या कल 4 लोग 5 लोग किसी भी गांव के कस्बे के अखिलेश यादव को फोन कर देंगे, कोई भी आईएएस निलंबित हो जाएगा? ये बताइए, आप ये कह रहे हैं, ये नजीर पेश कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए ऐसा है, हम ये चाहते हैं डेमोक्रेसी में जनता जो बात कहे उसको मुख्यमंत्री उस मतलब 4 लोग किसी भी अफसर के बारे में फोन कर दे रात को मुख्यमंत्री को, तो वो अफसर सस्पेंड हो जाएगा। ये नया कायदा हो रहा है, ये नया कानून बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, नया कानून बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि अगर सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने के लिए किसी पर कार्रवाई होती है और तनाव रुक गया, सद्भाव कायम हो गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने के बाद जांच होगी, और अगर वो जांच में निर्दोष पाई तनाव किसी ने होते देखा, तनाव हो सकता था, सुबह तक हमारी टीम पहुंचती है, वो कहते हैं कुछ नहीं, आप कहते हैं कि नहीं, कार्रवाई के चलते ऐसा हो गया, रातों रात सब खत्म। एक बात समझिए, ये बताइए, अगर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई मतलब वो कर रही थी, इसकी सरकार गति होती तो ये काम परे कर देते वो। जैसे उन्होंने खनन माफियाओं पर कार्रवाई करी थी, अगर ये सरकार के संज्ञान में था और सरकार की मर्जी से जो अवैध खनन कर रहे थे उसको रोकने का काम हुआ, अगर वो सरकार की बिना मर्जी के काम कर रही होती और उन्होंने जो कार्रवाई करी थी खनन माफियाओं के खिलाफ, उससे सरकार अगर नाराज होती तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया होता। उनका ट्रांसफर कर दिया गया होता। ये चर्चा में जारी रखो।